मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है भारतीय साहित्य की विशेषताएं। यह विषय एमए के सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल है। भारतीय शब्द का अर्थ है जिसका आविर्भाव भारत की देशिक सीमाओं के अंदर हुआ हो, वह भारतीय है। जो भारतीय परिवेश से संबद्ध हो वह भी भारतीय है। भारत की वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वाचक या भारत की वर्तमान राजनीतिक सामाजिक चेतना का व्यंजक भारतीय है। जातीय सांस्कृतिक भारत के मौलिक स्वरूप, उसकी मूल संस्कृति एवं जीवन विधि से संबद्ध है, वह भारतीय है। यह पुनरुत्थानवादी धारणा है जिसके अनुसार भारत की मूल संस्कृति आर्य संस्कृति है और उसकी फलश्रुति है ब्राह्मण धर्म तथा उससे प्रेरित जीवन मूल्य। उससे भिन्न एक अन्य अर्थ राष्ट्रीय संदर्भ में विकसित हुआ है जो भारत की विकासशील सामाजिक जीवन दृष्टि और जीवन पद्धति का वाचक है। भारत विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का संगम तीर्थ है और उसके इसी व्यापक एवं समन्वित रूप की चेतना का नाम भारतीय मनीषा है। इन सभी की अपेक्षा एक अन्य सूक्ष्मतर अर्थ भी है जो अधिक तात्विक है। इसके अनुसार भारतीयता भौगोलिक और राष्ट्रीय, देशिक और कालिक सीमाओं से मुक्त एक स्थिर धारणा है जिसका निर्माण भारतीय जीवन दर्शन में व्याप्त अस्थायी तत्वों के द्वारा हुआ है। डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया ने इसे ही भारत धर्म कहा है। इन सभी में सत्य का अंश निश्चय ही विद्यमान है और प्रत्येक विकल्प भारतीय मनीषा के एक न एक पक्ष का उद्घाटन करता है, परंतु इनमें गुण और मात्रा दोनों का भेद है। वास्तव में विभिन्न संदर्भों का विवेक सम्मत उपयोग करते हुए अंतिम विकल्प के आधार पर, उन मूल्यों के तत्वों के आधार पर जो भारत के परिवर्तित इतिहास और भूगोल की सीमाओं से मुक्त उसके स्थिर वैशिष्ट्य का निर्माण करते हैं, भारतीय मनीषा के स्वरूप का निर्णय करते हैं। यह ठीक है कि इन तत्वों का निर्णय करना सरल नहीं है और उनके विषय में गंभीर विवाद के लिए अवकाश है, फिर भी इस दिशा में प्रयास होते रहे हैं। सामान्यतः भारतीय मनीषा के मूल तत्व हैं आस्तिक बुद्धि अर्थात भौगोलिक जीवन में ओतप्रोत किसी न किसी प्रकार की चैतन्य सत्ता अथवा महत् सत्य में विश्वास। इस विश्वास से प्रेरित जीवन के प्रति आस्था, त्याग की भावना से अनुशासित जीवन के उपभोग की कामना, अद्वैत भेद में भेद या अनेकता में एकता की कल्पना और धार्मिक मानववाद यानी अभ्युदय की भावना से मंडित मानव गरिमा की स्वीकृति, सहिष्णुता एवं संभाव अर्थात सत्य के रूढ़ि मुक्त विकासशील रूप की कल्पना। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन परिशोधन हो सकता है, परंतु भारतीय जीवन दर्शन के सार तत्व इसी प्रकार हैं। भारत की भाव प्रतिमा का निर्माण इन्हीं तत्वों से हुआ है और इस जीवन दर्शन की रसात्मक अभिव्यक्ति ही भारतीय साहित्य है। भारतीय परिवेश में तथा यथासंभव भारतीय उपकरणों के द्वारा भारत की इसी भाव प्रतिमा को अंकित करने वाला साहित्य भारतीय साहित्य है। इस साहित्य की अखंड धारा कम से कम 3000 वर्षों से लगातार प्रवाहित है। ऋग्वेद की ऋचाओं से आरंभ होकर महत्तर मूल्यों के प्रति आस्थावान आधुनिक साहित्य तक यह प्रवाहित है। वैदिक महाकाव्य, पुराण, पाली नीति कथा संग्रह, अभिजात संस्कृत काव्य, प्राकृत अपभ्रंश के धार्मिक काव्य और मध्य युग में आविर्भूत आधुनिक भारतीय भाषाओं में विद्यमान यह सतत भारतीय साहित्य की एकता है। भारतीय साहित्य के इस रूप पर विशेष चर्चा की आवश्यकता है। भारतीय साहित्य से तात्पर्य सन 1947 के पहले तक
भारतीय उपमहाद्वीप तथा तत्पश्चात भारत गणराज्य में निर्मित वाचिक और लिखित साहित्य से है। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। भारतीय गणराज्य में 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जिनमें मात्र 2 आदिवासी भाषाओं संथाली और बोडो को शामिल किया गया है। भारत की प्रत्येक भाषा के साहित्य का अपना स्वतंत्र और प्रखर वैशिष्ट्य है, जो अपने प्रदेश के व्यक्तित्व से मुद्रित है। पंजाबी और सिंधी, हिंदी और उर्दू की प्रदेश सीमाएं कितनी मिली हुई हैं, किंतु उनके अपने अपने साहित्य का वैशिष्ट्य बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार गुजराती और मराठी का जनजीवन परस्पर ओतप्रोत है, किंतु क्या उनके बीच में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं है? दक्षिण की भाषाओं का उद्गम एक है, सभी द्रविड़ परिवार की विभूतियां हैं, किंतु कन्नड़ और मलयालम, तमिल और तेलुगु के स्वरूप में अवश्य ही विभेद है। यही बात बांग्ला, असमिया और उड़िया के विषय में भी सत्य है। बंगाल के गहरे प्रभाव को बनाकर भी असमिया और उड़िया अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए हुए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, विभिन्न भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद भारतीय साहित्य एक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, उमाशंकर जोशी, UR अनंतमूर्ति, शिशिर कुमार दास, वसुधा डालमिया, AK रामानुजन तथा कई अन्य साहित्यकार, इतिहासकार और विद्वानों ने अलग अलग तरीके से भारतीय साहित्य की एक समेकित अवधारणा का समर्थन किया है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य की विविधताओं को दरकिनार कर एक एकीकृत भारतीय साहित्य की अवधारणा को स्थापित करना एक प्रकार से भारतीयता को स्थापित करना है। UR अनंतमूर्ति ने एक अवसर पर कहा था, जब हम भारतीय साहित्य की एकता को देखने चलते हैं तब इसकी विविधता सामने आ जाती है, और जब हम इसकी विविधता को परखने चलते हैं तब इसकी एकता दिखाई देने लगती है। यही बात सत्य के सबसे नज़दीक लगती है। हालांकि निहार रंजन रे जैसे आलोचक ने कहा है, जिनके विचार में न साहित्य किसी साहित्य को भारतीय साहित्य कहा जा सकता है और न किसी भाषा को भारतीय भाषा। यह एक झूठी अवधारणा है। लेकिन जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तब हमें पता चलता है कि जब हम यूरोपियन जैसी किसी भाषा के न होते हुए भी यूरोपियन साहित्य की बात कर सकते हैं, या फिर एक ही भाषा अंग्रेजी में लिखे हुए साहित्य को ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कनाडियन अथवा भारतीय अंग्रेजी साहित्य के जैसे अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, भाषा ही साहित्य के वर्गीकरण का एकमात्र आधार नहीं है, यह स्पष्ट हो जाता है। आलोचकों ने वर्ग, जाति, लिंग, संरचना, उत्पत्ति, सैद्धांतिकता, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आदि के आधार पर साहित्य का वर्गीकरण किया है। वास्तव में हमें भारतीय साहित्य की एक समेकित अवधारणा को विकसित करने के बजाय उसके तुलनात्मक स्वरूप को सामने रखना चाहिए, ताकि न तो हम भारतीय भाषाओं एवं उनके साहित्य में अंतर्निहित एकता को नज़रअंदाज कर सके और न ही उनकी विविधताओं को। भारतीय साहित्य के स्वरूप निर्धारण में विभिन्न भाषाओं के साहित्य की परंपरा के अध्ययन का विशेष महत्व है। जब हम सूरदास के काव्य का अध्ययन करते हैं तो हम उस परंपरा को भी देखते हैं जो मध्यकाल में एक व्यापक प्रवृत्ति के रूप में पूरे भारत को, उसकी सभी भाषाओं को प्रभावित किए हुए थी। जब हम मध्यकालीन रामकथा की परंपरा को समझना चाहते हैं तो हम वाल्मीकि की रामायण, कालिदास के रघुवंशम और भवभूति के उत्तर रामचरित को भी देखते हैं। आधुनिक काल में अनेक साहित्यिक कृतियाँ अपनी मूल प्रेरणा प्राचीन वाङ्मय से प्राप्त करती हैं। यही कारण है कि भारतीय साहित्य के ग्रंथों के रूप में रामायण, महाभारत
और कथा सरित सागर का समान रूप से उल्लेख किया जाता है। परंपरा के अध्ययन से ही हम उन कारणों और परिणामों की सटीक व्याख्या कर पाते हैं जो विभिन्न साहित्यों में पाई जाने वाली एक समान प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई हैं। हम देखते हैं कि नवजागरण काल में सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में एक जैसी आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ है। यही वह काल था जब भारत ने सदियों पुरानी सामाजिक और राजनैतिक गुलामी के कारणों को पहचानकर उनसे मुक्त होना शुरू किया। बांग्ला में बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, तेलुगु में गुरजाड़ा जैसे रचनाकारों की एक समान चेतना का आधार यह नवजागरण था। इसी प्रकार जिस काल में हिंदी साहित्य छायावादी चेतना से अनुप्राणित था, उसी काल में तेलुगु की भाववादी कविता भी वैसी ही चेतना से अस्फुट थी। हिंदी में प्रगतिवाद और तेलुगु में अभ्युदय का आगमन एक साथ हुआ। अन्य सभी भारतीय भाषाओं में भी ऐसा ही हुआ। भारतीय साहित्य का अध्ययन करते हुए हम ऐसे ही समान प्रेरणा बिंदुओं, सरोकारों और प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऑर्केस्ट्रा का दृष्टांत देकर समझाया था कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न वाद्य लेकर वाद्य वृंद मंच पर आता है तो उसमें भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन जब सभी वादक अपने अपने वाद्य पर एक ही राग छेड़ते हैं तो भिन्नता का यह भाव मिट जाता है और एकता स्थापित हो जाती है। भारतीय साहित्य वस्तुतः साहित्य के माध्यम से इसी सामासिक संस्कृति अथवा भारतीयता की खोज करता है। भाषाओं और लोगों को करीब लाने में साहित्य की महती भूमिका होती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही लोगों में एक दूसरे की क्षेत्रीय संस्कृति, भौगोलिक पृष्ठभूमि, स्वभाव और रहन सहन के बारे में समझ विकसित होती है। आज यदि मैं बंगालियों के बारे में इतना कुछ जानती हूँ तो वह इसी कारण से कि मैंने बचपन से टैगोर, शरतचंद्र चटर्जी, ताराशंकर बनर्जी, शंकर, सुनील गंगोपाध्याय, महाश्वेता देवी आदि की हिंदी में उपलब्ध कृतियों को पढ़ा है। यही बात हिंदी के प्रदेशों के बारे में भी है। मैंने बचपन से प्रेमचंद, यशपाल, निराला, ज्ञानेंद्र कुमार, निर्मल वर्मा, मुक्तिबोध, आज्ञे आदि की कृतियों को पढ़ा है। इसी के कारण मैंने कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और मुंबई की सड़कों, बिल्डिंगों व सार्वजनिक स्थानों के बारे में इन शहरों का भ्रमण करने के पहले ही अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, हम इन स्थानों की संस्कृति, रिश्ते नाते एवं व्यवहार विचार आदि के बारे में भी बहुत कुछ जान जाते हैं। अतः देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए साहित्य को पढ़ना सबसे पहले जरूरी मानते हैं। साहित्य से ज़्यादा योगदान इस संबंध में किसी और विषय का नहीं हो सकता। भारतीय साहित्य की सामान्य विशेषताएं हैं साझा परंपराएं, जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली आदि का साहित्य, साझा प्रभाव जैसे फारसी व पाश्चात्य साहित्य का असर, समान आंदोलन जैसे भक्ति और सूफी आंदोलन, सामाजिक सुधारवाद एवं राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद एवं अन्य संबद्ध या अंतर्निहित आंदोलन जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, रचनाकारों के साझे सामाजिक व सांस्कृतिक सरोकार जैसे वर्ग, जाति, वर्ण, लिंग, स्वतंत्र, मौलिक स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता आदि से जुड़ी चिंताएं, प्राचीन महाकाव्यात्मक साहित्य जैसे रामायण, महाभारत आदि का विभिन्न भाषाओं पर पड़ा समान प्रभाव। लेकिन हम यहाँ बारीकी से देखते हैं तो पाते हैं कि विभिन्न भाषाओं में अभिव्यक्त विभिन्न साहित्य में कुछ विभिन्नताएं हैं। कुछ बातें पूरी विशिष्टताओं के साथ साझा होती हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत में संस्कृत महाकाव्य का प्रभाव काफ़ी कम रहा।
विभिन्न भाषाओं में भक्ति साहित्य की शैली अलग अलग रही। शब्द, बीजक, अभंग, बख, वचन, कीर्तन, धुन, भजन आदि तथा आदिवासियों की भाषाओं के अपने अलग ही मौखिक अथवा श्रुत महाकाव्य एवं वाचिक परंपराएं हैं। जब हम सरसरी तौर पर कुछ कहते हैं तो उसमें बहुत कुछ छूट जाता है। हमें ध्यान रखना होगा कि प्रारंभिक दौर के यूरोपीय इतिहासकारों ने जब भारतीय साहित्य की बात की थी तो उन्होंने मुख्यतः केवल संस्कृत भाषा के साहित्य की ही बात की थी, जबकि इतिहासकारों के लिखे जाने के अर्थात 19वीं शताब्दी के देश के लगभग सभी भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हो चुका था। उन्होंने तमिल साहित्य को संज्ञान में नहीं लिया, जिसकी उत्पत्ति 2500 वर्ष पहले हो चुकी थी। अभी तक भारतीय साहित्य से संबद्ध जो इतिहास लिखे गए हैं उनकी विषय परिधि या तो भारत की प्राचीन आर्य भाषाओं के साहित्य तक सीमित है, जिनके केंद्र में संस्कृत है, या फिर वे आर्य तथा द्रविड़ दोनों परिवारों की आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य इतिहास हैं, जिनकी परिधि किसी एक भाषा तक ही सीमित है। जाहिर है कि इन दोनों वर्गों के ग्रंथों के लिए भारतीय साहित्य का इतिहास शीर्षक उपयुक्त नहीं है। प्राचीन साहित्य के इतिहास लेखकों ने इस तथ्य को स्वीकारा है और आधुनिक भाषाओं के इतिहासकारों ने इस प्रकार का कोई दावा ही नहीं किया है। भारतीय साहित्य पदबंध की सामान्यतः 2 प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। स्थूल रूप में भारत की विविध भाषाओं के साहित्य की समष्टि का नाम भारतीय साहित्य है। इस धारणा के अनुसार भारतीय साहित्य विविध भारतीय भाषाओं के साहित्यों का संचित कोश है। जाहिर है कि यह लक्षण मान्य नहीं हो सकता। इस तर्क से भारत भी एक राष्ट्र न होकर विविध प्रदेशों का मंडल मात्र बनकर रह जाएगा, जैसा कि आरंभ में ब्रिटेन की कूटनीति से प्रेरित कुछ राजनीतिक घटकों का प्रयत्न था और भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों का समुच्चय न होकर कुछ पृथकवादी तत्व के प्रयत्नशील थे कि उन्हें एक अलग अलग प्रदेशों का समुच्चय माना जाए। दूसरा तत्व यह है कि भारतीय साहित्य एक इकाई है, उसका समेकित अस्तित्व है जो भारतीय जीवन की अनेकता में अंतर्व्याप्त एकता को अभिव्यक्त करता है। यह लक्षण प्राचीन तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्यों के वैशिष्ट्य का निषेध नहीं करता, बल्कि उनके महत्व को पूर्णतः स्वीकार करता हुआ उनकी विविध प्रवृत्तियों में निहित सामान्य तत्वों के आधार पर समेकित भारतीय साहित्य की परिकल्पना करता है। भारतीय मनीषा की अभिव्यक्ति का नाम भारतीय साहित्य है और भारतीय मनीषा का अर्थ है भारत के प्रबुद्ध मानस और सामूहिक चेतना, शताब्दियों से संचित अनुभूतियों और विचारों के नवनीत से जिसका निर्माण हुआ है, उससे यह संबद्ध है। यह भारतीय मनीषा की भारतीय संस्कृति, भारत की राष्ट्रीयता और भारतीय साहित्य का प्राण तत्व है। यही भारतीय साहित्य की विशेषता है।